हेलो एवरीवन, वेलकम टू द A to Z सीरीज ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको समझाऊंगी पहले और उसका मतलब मीनिंग समझाऊंगी। लेकिन कहानी शुरू होती है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से। ठीक है, आइंस्टाइन का जो फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है E इज इक्वल टू mc²। इसका सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी मास है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी आप इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो कि अगर किसी पार्टिकल का मास m है तो उसकी जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, अगर आप उस सारे के सारे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो तो वो एनर्जी mc² के बराबर रहेगी, जहां c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है विच इज अ कांस्टेंट। तो ये तो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ होता क्या है कि कोई भी न्यूक्लियस जब बनता है तो न्यूक्लियस में दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, दो पार्टिकल्स से मिलकर वो बनता है। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब थियोरेटिकली किसी भी न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो उसके न्यूक्लियॉन्स के कंबाइंड मास के बराबर होना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ टर्म्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक होता है Z प्रोटॉन नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एक होता है M, जिसको हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक होता है A, मास नंबर। मास नंबर इज nothing but the sum of proton number and neutron number। ठीक है, ओके, तो A जो होता है वो n प्लस Z के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया था, थ्योरेटिकली हम यही मान के चलते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का मास जो होगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास के बराबर ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें Z प्रोटॉन्स हैं और N न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर एक प्रोटॉन का मास mp होता है, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का मास mn होता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास कांस्टेंट रहते हैं, चाहे वो कोई भी न्यूक्लियस हो, किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो। पर प्रोटॉन मास ऑफ वन न्यूट्रॉन फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हैं, ये बात आप वेल अवेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इस ऐसा न्यूक्लियस जिसमें Z प्रोटॉन्स और N न्यूट्रॉन्स हैं, है ना, और यहाँ पर मैं N को इस फॉर्मूला से A माइनस Z भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास N की अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, A और Z नोन है, तो हम N निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल मास क्या होना चाहिए? मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होना चाहिए? Z प्रोटॉन्स और एक प्रोटॉन का मास mp है, तो Z इंटू mp। एक प्रोटॉन का मास mp है, Z प्रोटॉन का मास Z इंटू mp, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास mn है, A माइनस Z न्यूट्रॉन का मास A माइनस Z इंटू mn हो गया। तो ये तो हुआ सारे न्यूक्लियॉन्स का मास, जिसको हम मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स का मास है ना। लेकिन जब आप इस न्यूक्लियस का मास निकालने जाएंगे, ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस m, it has been found to be little less than the mass of combined mass of its nucleons। मतलब ऐसा पाया जाता है कि जो न्यूक्लियस का मास है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टोटल मास से थोड़ा कम आता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है मासेस में, जो थ्योरेटिकली तो हम यही मान के चलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंबाइंड मास इज इक्वल टू
द मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस का मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का कंबाइंड मास ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली इनमें डिफरेंस पाया गया है. सो दिस डिफरेंस बिटवीन द टू, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट, और इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मास डिफेक्ट कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन मास, टोटल कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड एक्चुअल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस. ठीक है, और वो होगा ऑब्वियसली इनका डिफरेंस निकालना है हमें. तो दिस मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस, प्रैक्टिकली जो मेजर हुआ है या एक्सपेरिमेंटली जो मेजर हुआ, ये मास डिफेक्ट. अब ये मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है या इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्चुअली मास डिफेक्ट है, मेजर किया, एक्सपेरिमेंट किया तो मास डिफेक्ट मिलता है, तो वो मास डिफेक्ट का एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो ये मास डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, यानी इट हैज बीन एक्सप्लेन कि ये जो मास में डिफेक्ट आ रहा है इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी. ठीक है, उसको कहते हैं ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं. वो कितनी होगी? डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. तो ये डेल्टा एम और सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, डेल्टा एम मास डिफेक्ट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. इसी को कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ है, कहाँ अपीयर होती है? सो इट इज द एनर्जी जो कि इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखती है. ठीक है, तो वो इन्हीं का मास है. ठीक है, इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो एक्सेस मास है वही इनको बाइंड करने के काम आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. ठीक है, बाइंड करके रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटॉन्स, कितने ही प्रोटॉन्स एक छोटे से न्यूक्लियस में होते हैं, और प्रोटॉन्स सभी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी उस रिपल्सिव फोर्स को भी ओवरकम करके वो न्यूक्लियर फोर्स इनको बाइंड करके रखता है. दैट मीन्स वो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, ये बात भी आप अवेयर होंगे इस बात से. और वो न्यूक्लियर फोर्स मिलता कहां से? इस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की वजह से. साथ ही अनचार्ज्ड न्यूट्रॉन्स को भी वो चार्ज प्रोटॉन्स के साथ बाउंड करके रखता है उस छोटे से रीजन में जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो कहां से आती है? दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस डिफरेंस ऑफ मास. उसके न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास और न्यूक्लियस के मास के बीच का जो डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ही उनको बाइंड करके रखती है, और इसीलिए उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. तो ये थी आज की टॉप, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ही एप्लीकेशंस हैं एक तरह से. बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जब हम देखेंगे हैवियर मास और लाइटर मास और इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर में, तो वो डिफरेंस आता है. सो उसका ही कॉन्सिक्वेंस या एप्लीकेशन है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन. सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.